कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का पहला पाठ। इसमें हम अभी तक पाठ परिचय पढ़ लिए हैं इसका, और इसमें लोकतांत्रिक शासन और सरकार की दो विशेषताएं हमने इससे पहले अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें तीसरी और चौथी विशेषता की बात करेंगे जो हमारी किताब में दी हुई है। हमारी किताब में लोकतंत्र की 4 विशेषताएं दी हुई है पहले पाठ में, तो उसमें तीसरी और चौथी 2 पढ़ लिए, दो बाकी है, तो दोनों जो बची हुई है शेष है उनकी आज हम इसमें चर्चा करेंगे, विचार करेंगे उन पर और पहुंचने की कोशिश करेंगे उस विशेषताओं तक जो एक समग्र या सारांश रूप में उस विशेषता को हम ले सकें। तीसरी जो विशेषता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी मूल्य भी पहले होता था क्या, जैसे फ्रांस में है तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का वातावरण वहाँ था। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी जितने भी नागरिक होते हैं देश के सभी को मतदान का अधिकार होना चाहिए, एक अवस्था एक आयु होनी चाहिए, उसके बाद सभी को अधिकार और सबका मूल्य, वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। तो इसको हम पढ़ें तो हम पूर्व की कक्षा में ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है? भारत की दृष्टि में या भारत के संदर्भ में लिया जाए तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब है कि जिसकी आयु, जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के हैं, सभी को वैश्विक मताधिकार, सभी को मतदान का अधिकार है। इसी को वैश्विक मताधिकार कहा जाता है। पहले ये 21 वर्ष थी, बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 1989 में घटा के और 18 वर्ष कर दी गई है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। किसी को तो मतदान का अधिकार है, अब तो पूरी दुनिया मानती है कि सबके बराबर एक वोट एक मूल्य एक व्यक्ति का बराबर होना चाहिए, लेकिन कम नहीं है उदाहरण अभी भी कि कुछ लोगों को तो वंचित कर दिया जाता है मतदान के अधिकार से, कुछ को नहीं किया जाता। 2015 तक उदाहरण पढ़ते हैं, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कितनी ताज्जुब वाली बात है। दूसरा उदाहरण है, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तीसरा फिजी का उदाहरण है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। तो ये उदाहरण है, सऊदी अरब में वोट का अधिकार ही नहीं है, एस्टोनिया में भी जो रूसी अल्पसंख्यक हैं उनको वोट का अधिकार प्राप्त करने में दिक्कत होती है, और फिजी के अंदर बहुत भारतीय मूल के लोग रहते हैं तो उनको भी उतना तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये बराबरी का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक राजनीति समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं इन उदाहरणों के द्वारा कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता ये हुई कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट और एक मूल्य होना चाहिए। धर्म आधारित या संप्रदाय आधारित या जाति आधारित या आर्थिक आधार पर किसी भी तरह से लोकतंत्र ये कभी छूट नहीं देता कि आप नागरिकों के साथ किसी भी तरीके से किसी भी श्रेणी में आप भेदभाव करें। यहाँ हम बात कर रहे हैं मतदान के अधिकार की, तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को, जो वयस्क उसकी उम्र मानी जाती है संविधान के अनुसार, ये हर देश में अलग अलग होता है, तो वो एक वोट होना चाहिए और एक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। अब लोकतंत्र की चौथी विशेषता देखें तो चौथी विशेषता कहती है कानून का राज और अधिकारों का आदर होना चाहिए, यानी कानून ही सबसे बड़ा होना चाहिए और सभी के जो अधिकार कानून में संविधान में दिए होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए सरकारों को। तो चलो इसको देखते हैं, उदाहरणों से समझते हैं। जिम्बाब्वे में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आज़ादी मिली।
उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। यानी जिम्बाब्वे को 1980 में गोरों से आज़ादी मिली और उसके बाद वहाँ जो दल सरकार बनाया वो था जानू पीएफ दल, और इसके नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, जो अभी तक इसमें शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा ही रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी ही जीत होती थी। मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी वे चुनाव में गलत तरीके का इस्तेमाल या गलत तरीकों को अपनाते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार मैदान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। यानी मुगाबे जो गोरों से जिम्बाब्वे को आज़ाद कराने में मुगाबे की पार्टी का प्रमुख योगदान था, तो मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे। जितनी भी बार चुनाव हुए मुगाबे ही जीते हैं और मुगाबे बहुत लोकप्रिय हैं वहाँ जिम्बाब्वे में, क्योंकि आज़ादी में उनका बड़ा योगदान है, उनकी पार्टी का बड़ा योगदान है। लेकिन वो चुनाव में गलत तरीके अपनाते हैं, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी जीत को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों में भी वृद्धि की। तो ये जो चीज़ें हैं, अपने मनमाफी करना और नागरिकों का ध्यान नहीं रखना, ये जो काम होते हैं ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं हो सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान सर्वोपरि होता है वो कभी भी छूट नहीं देता कि कोई भी दल अगर इस प्रकार के घटनाक्रम, इस प्रकार की गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को सत्ता में कायम रखना चाहता है, तो वो चीज़ें नागरिकों के पक्ष में नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं रॉबर्ट मुगाबे का उदाहरण को देखते हैं। तो आगे चल के फिर सरकार ने विरोध प्रदर्शन जो हो रहे थे रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ और जो आंदोलन थे उनको गैरकानूनी घोषित कर दिया कि जो भी उसके खिलाफ, रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ जिस प्रकार से वो गलत तरीके से लोकतंत्र के उस त्यौहार में, चुनाव में वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके विरोध में प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। जो प्रदर्शन हो रहे थे उनको रॉबर्ट मुगाबे ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण कर लिया। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की चिंता नहीं की जो उसके खिलाफ गए, उल्टा जजों पर ही दबाव बढ़ा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं जिम्बाब्वे के उदाहरण द्वारा पता चलता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय थे, जनता उनको पसंद करती थी, वो मसीहा थे उस जनता के, क्योंकि गोरों से आज़ादी दिलाने में रॉबर्ट मुगाबे ने और रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी ने बड़ा योगदान दिए हैं। लेकिन फिर भी वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे चुनाव जीतने के लिए, अपने अधिकारों में वृद्धि करते जा रहे थे जो कि जनता के खिलाफ थे। जब जन आंदोलन प्रारंभ होते हैं, उनके विरोध में प्रदर्शन प्रारंभ होते हैं, तो उनको गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा। और जो समाचार पत्र थे या मीडिया था उस पर अंकुश लगा दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है, और जो फैसले जज कर रहे थे उन पे भी दबाव बढ़ाया जाता है। तो इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि बार बार जनादेश प्राप्त करना ही पर्याप्त मात्र नहीं होता, क्योंकि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, तानाशाह हो सकते हैं। इस बात का उदाहरण हमें जिम्बाब्वे में मिलता है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं और चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, इस प्रकार सरकार स्वच्छ लोकतंत्र में लोगों को सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए लोकतांत्रिक सरकार में। यानी राय रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने लोगों को अपने अपने हिसाब से सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संगठन बनाने का, विरोध करने का और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने का भी छूट का भी अधिकार लोगों के पास होना चाहिए। तभी वास्तव में लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र कहलाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है।
खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ अधिकारों का आदर करना होता है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता जो इस किताब में दी हुई है उस पर पहुँचते हैं। विशेषताएं तो लोकतंत्र की बहुत हैं, बहुत सारी लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं, लेकिन हम तो अपने सिलेबस में जो 4 विशेषता दी गई है, तो ये चौथी और अंतिम विशेषता जो कि पुस्तक में दी गई है उस पर पहुँचते हैं। तो उसमें मिलता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, वह संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती हैं। इस प्रकार हम लोकतंत्र की इन 4 विशेषताओं पर चर्चा कर ली है, हमने पढ़ लिए हैं। पहले 2 विशेषताएं पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, आज हम 2 अन्य विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे हम लोकतंत्र के इसी पाठ में 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे लोकतंत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे, परिभाषाओं का और सारांश भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।